नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दान की चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर सुनवाई हुई। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसआईटी से जांच की पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। अदालत अब ये देखना चाहती है कि पुलिस और एसआईटी ने इन चोरी को लेकर अब तक क्या एक्शन लिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होनी है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने राम मंदिर के मामले में नया मोड़ ला दिया है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राम मंदिर के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होनी चाहिए थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं, हमारी याचिका इतनी अर्जेंट है जिस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये मान लिया कि अर्जेंट हियरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मानना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर सुनवाई की जरूरत ही क्यों है। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसआईटी की जांच हो रही है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, ये मामला राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, ये मामला राम मंदिर में दान की चोरी से जुड़ा हुआ है, तो मामला तो एक चोरी का है। इसमें कोई और ऐसे घोटाले के एंगल आने के बाद, यानी एसआईटी की रिपोर्ट आती, बड़े घपले घोटाले थे और उसकी जांच रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं होता, तो उसके बाद इसमें सुनवाई के लिए लोअर कोर्ट से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया जाता। क्या ये ऐसा मामला है जिसका सरकार के साथ कनेक्शन है? क्या ये ऐसा मामला है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार यानी कि मोदी सरकार की कोई भूमिका है? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसलिए इस मामले के लिए सुनवाई हमें करनी जरूरी है और उसके बाद आगे इस पर जांच के लिए कोई फर्दर कमेटी बनाई जानी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर एक चोरी के मामले में, जो कि दान चोरी है, उस मामले में याचिका आई, उसे रिजेक्ट करने के बजाय उस पर सुनवाई के लिए ये 3-3 जजों की बेंच बैठ गई, ये तो अविश्वसनीय चीज है। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने मंदिरों के अंदर विवाद हुए, जितने दरगाहों में विवाद चल रहे हैं, जितने कुछ दूसरे मजहबी संगठनों संस्थानों में विवाद चल रहे हैं, कहीं चोरी की बात है, कहीं घोटाले की बात है जिसकी जांच चली और लंबे समय तक कई मामलों की जांच चलती रही, उन सब मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया या याचिकाएं वहां पर पहुंची है? और नहीं पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट को इसी में सवाल उठाना चाहिए था कि क्या अजमेर शरीफ के दरगाह में जो इतने मामले चल रहे हैं, 20 लाख की चोरी हो गई, 50 लाख की चोरी हो गई, चादर चढ़ाने पे चोरी होती है, वहां पर अंदर जाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इतने हंगामे चल रहे हैं, क्या याचिकाएं कोर्ट में जाती है, तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ऐसी जगह नहीं है जहां पर इनके पास मोर देन एनफ टाइम है, केसेस नहीं है, चलो किसी जज को लगा दो, एक बेंच बना दो। सुप्रीम कोर्ट में अभी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए समय नहीं इनके पास, जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, 83,000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में देखें तो इसकी संख्या करोड़ में आ जाएगी, 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा ये अलग अलग हाई कोर्ट में मुकदमे, एक एक कोर्ट में लाख में मुकदमे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लगभग 1,83,000 से ज्यादा की बात हो रही है, 90,000 भी हो जाती है, और उसके इर्द गिर्द में अगर ऐसे ही धीरे धीरे पेंडिंग केसेस पड़ते गए, क्योंकि राम मंदिर दान चोरी का मामला है, इस पर आपने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, अगली तारीख देते जाएंगे, ये एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको इस मामले को खारिज करते करते लंबा समय लग जाएगा, डेट तो देना पड़ेगा। तो इस मामले में अगर आपके पास इतने सारे लंबित मामले पड़े हुए हैं, पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग केसेस की आपको निकालनी चाहिए थी प्रायोरिटी के आधार पर कि कौन कौन से मुकदमे को हमें सुनना है, और अर्जेंट हियरिंग के आधार पर आपको 24/7 सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के लिए तैयार करना चाहिए था कि इमरजेंसी सर्विसेज है, न्याय का अधिकार सबके पास है, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई कहा जाता है। अगर न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देर हो गई तो इसका मतलब है न्याय मिले ही नहीं, ऐसी अवधारणा है। तो ऐसे मामलों में भी आप एक धार्मिक मामले को लेकर कुछ लोगों ने
एक प्रोपेगेंडा तैयार किया और उसके बाद कुछ लोगों ने उसी प्रोपेगेंडा के आधार पर विपक्ष के उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। क्योंकि ये पूरा का पूरा तरीका जो सिस्टम बना हुआ है इन लोगों का पहले से, और 2014 के बाद जो सिस्टम को एक्टिवेट किया कांग्रेस ने, विपक्ष में बैठी कुछ पार्टियों ने, उसमें कई लेयर बनाए गए कि एक तो पॉलिटिकल पार्टियां डायरेक्ट याचिका दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, या फिर पॉलिटिकल पार्टियां अगर डायरेक्ट याचिका दायर नहीं कर रही है तो कुछ वकीलों को तैयार करे जिसमें वो वकील याचिका दायर करें वैसे मामलों में जिसमें सरकार के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे लेना हो, कोई फैसले सुनवाने हो, इन सारे मामलों में ये ऐसे ही करते हैं। तो या तो ये खुद जाती, या तो फिर कुछ वकीलों को भेजते, या फिर कुछ एनजीओ ऐसे इन लोगों ने पाल रखे हैं। उसी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए अमित शाह ने पिछले दिनों FCRA अमेंडमेंट एक्ट की बात की और वो इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर पेश भी किया जाएगा। बौखलाए हुए हैं कांग्रेस वाले भी, विपक्ष की कई पार्टियों को परेशानियां हैं कि एनजीओ तो हमारे लिए काम कर रहा था कई मामलों में, चाहे विकास की परियोजनाओं को रोकना हो या सुप्रीम कोर्ट में लीगल फाइट करना हो, तो हर मामलों में ये हमारा साथ देता है। इसके विदेशी फंडिंग बंद हो जाएगी तो पैसा हम लोग तो दे नहीं सकते, तो ये फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों ने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने पहले अर्जेंट हियरिंग से मना कर दिया, उसके बाद हाईकोर्ट में जाने की बात कही। हाईकोर्ट में भी इन लोगों ने याचिका दायर की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब आपको उत्तर प्रदेश में एसआईटी बनाए जाने पर भरोसा नहीं है और आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, ये पिछले दिनों 14 पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी और जाकर वहां पर यही बात कही कि देखिए ये सीबीआई या फिर ईडी, ये दोनों एजेंसी केंद्र सरकार के हाथों में है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित है। तो आपको तो सीबीआई के ऊपर भी भरोसा नहीं, आपको तो ईडी के ऊपर भी भरोसा नहीं, आपको स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं, तो आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो उस भरोसे को कायम करने की जरूरत है या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की। इस याचिका को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहली बार यह सोचने पर मजबूर हुआ तो दूसरी बार इसको तारीख देने की जरूरत नहीं थी कि आप हाई कोर्ट के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट आओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ और वहां पर जाकर ये डिमांड करो। अगर वहां से खारिज हो जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट में आओगे तो उसके बाद हम उस मामले की सुनवाई करेंगे कि हाँ इसकी जांच और हायर अथॉरिटी से या फिर नेक्स्ट लेवल के एजेंसी से होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन ये तो तब होता है जबकि जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो एसआईटी बनाए गए हैं या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई है, आगे उसमें होने वाले खुलासे का इंतजार किया जाए। आप आनन फानन में आके सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है, अगर इन लोगों को मुसलमानों की किसी संस्था के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ जब इनके पास लेकर जाया जाता है याचिका को, तो वो सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। इनके दिमाग में ये बना हुआ है, ये हिंदू बहुल देश, हिंदुओं के मामले में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, मुसलमानों के मामले में मिनिमम हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी अवधारणा से हर जगह पर, ये एक दिन में एक फैसले की बात नहीं है। कांवड़ यात्रा के समय में फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला है, फिर ये जाएंगे सरकार के आदेश, सरकार के सर्कुलर या फिर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कि देखिए हमारे रास्ते में पड़ने वाले मुसलमानों की दुकानों को कैसे परेशान किया जाता है। पिछली बार भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी यथास्थिति बनाए रखो, हम 15 दिन बाद बात करेंगे। अब 15 दिन का आपने डेट दे दिया और उसके बाद हुआ क्या? 15 दिन के बाद की तारीख में कांवड़ यात्रा का समय ही खत्म हो गया। ये मामला आगे सुनवाई के लिए रखी ही नहीं गई। आपने 15 दिन के उस इंटरिम ऑर्डर को पूरी तरह से, ये जो फुल फ्लेज बेंच का फैसला मान लिया जाए, वैसा निर्धारित कर दिया, क्योंकि तारीख उतने दिन की ही थी, उतने समय ही थे और उतना समय आपने अपने यथास्थिति वाले अंतरिम आदेश से खत्म कर दिया। तो ये जितने मामले ऐसे आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जैसी रहती है, उस पर हिंदुओं की नाराजगी तो है। हिंदू तो ये मानकर बैठते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार के नाम पर, ये न्यायपालिका के स्वतंत्रता के नाम पर, न्याय दिलाने के नाम पर, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुद्दे के आधार पर, या कौन से मामले में कैसे विपक्ष राजनीति कर रही है उसके आधार पर चेहरा देखकर, लोगों को देखकर
मुद्दे को देखकर फैसला देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो यहीं से उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, जिसका मकसद ही था कि कम से कम इसके ऊपर रोक लग जाए, अविश्वसनीयता पैदा हो जाए एसआईटी की रिपोर्ट पर। यह अविश्वसनीयता पैदा हो जाए कि पुलिस सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। हालांकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस दिखाया, एसआईटी की रिपोर्ट मांगी, स्टेटस रिपोर्ट, जहां कहां तक आपने काम किया है, पुलिस की रिपोर्ट मांगी है, यानी कि सरकार को भी नोटिस दिया, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस दिया है कि नहीं, आप भी अपनी बात बताइए कि आपका पक्ष क्या है, ये चोरी हुई है, कैसे हुई है, या फिर आप संतुष्ट हैं कि नहीं जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे। तो ये सारे पहले तो इनके प्रोपेगेंडा, जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा था, उसमें बैलेंस करने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन लोगों के खिलाफ है, लेकिन हिंदुओं को यह लगता है कि हमारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट हमेशा वो रुख क्यों दिखाती है जो रुख वो मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं दिखा पाती। तो ये सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट की इन याचिकाओं पर सुनवाई रहता है, और इसीलिए समस्याएं सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर चल रही है कि परसेप्शन जो बन गया है, उस परसेप्शन से लड़ने के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए। सर, राम मंदिर के मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने, उसके फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन कामों में तेजी लाई जा रही है, एसआईटी अपने फाइनल रिपोर्ट की तैयारी कर रही है, और पुलिस की कार्रवाई उस दिशा में चली गई है कि जो काउंटिंग में शामिल थे, ये 6 आरोपी जो डायरेक्ट काउंटिंग में शामिल थे, 2 आरोपी जो डायरेक्ट नहीं था लेकिन सर्विलांस के लिए श्रीवास्तव को रखा गया था, टिन्नू यादव पूर्व ड्राइवर था चंपत राय का। इन लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है अब, इसलिए इन दोनों की कस्टडी की मांग की गई है कि 7 दिन की कस्टडी हमें दी जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट काउंटिंग में शामिल नहीं था, लेकिन ये लोग कैसे उस चोरी में शामिल हुआ और इसने किन लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इसकी जांच चल रही है। तो अभी 2 ही मकसद है कि इनके जितने रिलेटिव हैं, 23 रिलेटिव की लिस्ट तैयार की गई है, एक एक व्यक्ति के 10-10, 8-8 रिलेटिव हैं, जितने रिलेटिव हैं उनको अयोध्या के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनके नाम के साथ, उनके एड्रेस के साथ ये रिपोर्ट मांग की गई है कि इनके बारे में, इनके जमीन के सौदे के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी गई है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो दो। वहां के जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उन सब के यहां जाकर पुलिस ये बात कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या इनमें से किसी और लोगों ने या फिर इससे जुड़े हुए किसी और लोगों ने आपके पास प्रॉपर्टी सर्च की। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि दान की चोरी तो हुई, लेकिन कितनी चोरी हुई है इसके बारे में जानकारी तो तभी मिलेगा जब इन लोगों की प्रॉपर्टी की सीजर होगी। जितने पैसे इन लोगों के पास से निकलेंगे, इन्वेस्टमेंट निकलेंगे, अकाउंट में निकलेंगे या प्रॉपर्टी निकलेंगे, उसी के आधार पर यह तय होगा कि कितने करोड़ की चोरी इन लोगों ने मिलजुल कर की, और इसी दिशा में अब जांच आगे बढ़ रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के इस नए कानूनी मोड़ ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रुख आगे क्या नया मोड़ लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।